वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 55। हमने 54 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किया था और जैसा कि आप देख रहे हैं इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट मीन्स विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम एपिसोड 50 से देखते आ रहे हैं, दैट मीन्स एपिसोड नंबर 50, 51, 52, 53 एंड 54। और आज का मुद्दा है एपिसोड 55, जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो ये एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। आज हम देखेंगे दैट मीन्स एपिसोड 54 में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है और उसमें अगर हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। देखना पड़ता है ये कि फील्ड कौन सा है और किस तरह से वो अलाइन किया हुआ है, मतलब किस तरह से उसको एडजस्ट किया गया है, डायपोल को किस तरह से एडजस्ट किया गया है, उसके आधार पर हम बल और बल आघूर्ण की चर्चा करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर एक आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम किसी डायपोल को रखते हैं तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नहीं लगाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगेगा तो कितना लगेगा उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करना है। तो हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना। पहले ही हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का एक टॉपिक आपका काफी महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में दैट मीन्स ये विद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं। तो एक्सटर्नल में द्विध्रुव रखा रहेगा और तब उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसके लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं। मतलब टू फाइंड द टॉर्क on electric dipole in electric field। यहाँ पे फिर से हम एक्सटर्नल नहीं जोड़ रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है कि फील्ड होगा तो ही टॉर्क लगेगा। तो ये टॉपिक है। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण है क्या, उसको पहले जानते हैं। बल जानते हैं तो आपको फिर मजा आएगा। तो बल और बल आघूर्ण इस दो चीज का चर्चा हम करेंगे। तो इसकी चर्चा करने के लिए हम थोड़ा सा गति की चर्चा करते हैं, मोशन का चर्चा करते हैं। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दो चीजें रिस्पॉन्सिबल क्या है? एक फोर्स और एक टॉर्क, ठीक है। एक हो गया बल और एक हो गया बल आघूर्ण, ठीक है। दुनिया में जितने भी गति हैं, मोशन हैं, उसको आप दो नजरिए से देखिए, दो चश्मे से देखिए, दो एस्पेक्ट से देखिए। मतलब एक हो गया लीनियर मोशन और एक हो गया रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए जिम्मेदार कौन है? बल आघूर्ण, दैट मीन्स टॉर्क। और लीनियर मोशन के लिए जिम्मेदार कौन है? फोर्स यानी टॉर्क। दैट मीन्स कि हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर या तो रोटेशनल मोशन करते हैं या देखते हैं, या फिर लीनियर मोशन करते हैं या फिर देखते हैं। इसका मतलब इसी दो महानुभाव के चलते हमारा दो मोशन काम करता है। ऑब्वियस है कि हम बल से मतलब है कि नेट बल होना चाहिए। नेट बल नहीं है तो फिर कोई मोशन नहीं होगा। नेट फोर्स, नेट टॉर्क भी जीरो तो भी मोशन नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो तो भी मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बल लिखे, बल आघूर्ण लिखे तो मतलब समझिए कि दो सिंगल भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, लेकिन नेट कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, जब हम देखें कि गति के लिए दो भाई साहब जिम्मेदार हैं, एक फोर्स और एक टॉर्क, तो इसके लिए जिम्मेदार हो गया फोर्स और उसके लिए जिम्मेदार हो गया टॉर्क।
तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इससे रिलेटेड जो टर्म होते हैं, फोर्स से रिलेटेड जो टर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हालांकि हमने पीछे बताया हुआ है, फिर से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा कि बल से रिलेटेड हो जाएगा त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन को हम क्या चीज से नोट करते हैं? ए से। इसी से रिलेटेड हो जाता है आपका वेलोसिटी, v। इसी से रिलेटेड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, x। और यहां पर अगर हम इसके लिए अगर बात करते हैं तो इसमें आता है मास, m। ठीक है, तो दैट मीन्स इतने सारे फोर्स को हम बोल रहे हैं F। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो आपने 11th में पढ़ी हैं, आप देखिए ये सब का सब जो है आप लीनियर के लिए बात कर रहे थे, उसके लिए बात नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि फोर्स है तो लीनियर के लिए जिम्मेदार, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मास, ये सब लीनियर के लिए हम बात किए। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको बात करते हैं तो ये होता है आपका टॉर्क, यानी फोर्स की जगह पे क्या हो जाता है? टॉर्क। ठीक है, एक्सेलरेशन इसके लिए अगर बात करते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन होता है और इसमें क्या बोलते हैं? अल्फा। टॉर्क अगर लगेगा तो वहां पे भी एक्सेलरेशन डेवलप होगा, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या हो जाएगा? अल्फा। इसमें भी वेलोसिटी डेवलप होगा, इसमें हम इसको बोल देते हैं ओमेगा। आप लोग पढ़े होंगे v बराबर आर ओमेगा होता है। इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर फोर्स है, ये एंगुलर फोर्स है। तो इसको आप एंगुलर फोर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद x की जगह पर हो जाता है थीटा, क्योंकि इसमें कोण बनेगा, जब कोई घूमेगा तो कोण बनेगा। इसका मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और यहाँ मास की जगह पर हो जाता है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि जितनी सारी चीजें आप लीनियर में काम कर रहे हैं उतनी सारी चीजें आपका एंगुलर में भी हैं। इसका मतलब आपका चश्मा दो तरीके से चलेगा कि जो समीकरण भी हमारा उसी तरह से चलेगा। जैसे आप अगर बात करते हैं F बराबर करते हैं, F बराबर क्या लिखते हैं? ma, F बराबर ma। इसके लिए फोर्स मास गुने एक्सेलरेशन हो जाता है, लेकिन वहां पर हमारा क्या हो जाता है? सो देखिए टॉ बराबर हो जाता है I अल्फा, क्योंकि हमने क्या कहा था अभी तुरंत कि इसमें मास होता है और उसमें I होता है, और इसमें a एक्सेलरेशन है, उसमें एक्सेलरेशन होता है अल्फा। तो x का मतलब F बराबर ma होता है, तो यहाँ पे टॉ बराबर होता है I अल्फा। समझ में आ रहा है? अगर हम एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। यहाँ v क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो a हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अल्फा बात करते हैं, यहाँ dv का जगह कौन लेगा? d ओमेगा, माने a के नीचे क्या है? v, तो v लिए यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाता है d ओमेगा बटे dt। सेम अगर v निकालना है तो v बराबर होता है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो है x में हम लोग d लगा दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और नीचे dt हो गया तो रेट हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन के दर को ही वेग कहते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे तरीके से भी बात करते हैं कि स्थिति में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। ऐसा हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, बड़े विस्तार से पढ़े हैं। अब v निकाले आप, तो v का जगह यहाँ कौन लेता है? ओमेगा। ओमेगा जब निकालिएगा तो इसका मतलब जब यहाँ v निकाले थे तो x पोजीशन लिया, यहाँ थीटा पोजीशन लेगा, तो d थीटा बटे क्या हो जाएगा? dt। इसका मतलब ये है कि आप हर जगह पर देखिए कि आपका समीकरण भी उसी तरह से होता है। इसमें भी समीकरण काम करता है, उसमें भी समीकरण काम करता है, एकदम काम करेगा। आप जैसे यूज करते हैं v बराबर क्या लिखते हैं? u प्लस at। ये लीनियर के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये लीनियर के लिए बात करते हैं। 11th में आप लोग पढ़ते हैं एंगुलर के लिए। अब बात करते हैं v का जगह, अगर उसके लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर v अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और a क्या है? त्वरण है, t क्या है? समय है। इसका मतलब ये वेग है, तो वेग का जगह कौन लेता है? ओमेगा। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल को दिखाने के लिए हम लोग लिखेंगे
ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस, यहाँ पर देखिए ये अंतिम वेलोसिटी है, ये हो गया अंतिम वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब ए का जगह कौन लेगा, अल्फा लेगा, तो अल्फा हो गया, और समय का जगह कौन लेगा, टी लेगा। तो ठीक है, जैसे जैसे आप चलिएगा, जैसे जैसे आप लीनियर के लिए काम करते हैं, वैसे वैसे आप एंगुलर के लिए अगर काम कर लेते हैं तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी तक जो मुद्दा है वो हमने बात नहीं किया है। हमारा मुद्दा है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें बल आघूर्ण लगेगा, उसका व्यंजक होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉर्क निकालने का बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण किसी भी वस्तु को क्या करता है, घुमाता है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट। अब ये घुमाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो फॉर्मूला हो गया आई अल्फा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन दिया हुआ तो। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैट में जाते हैं तो वहां पर ये सब काम नहीं करता है, ये हमारा मैकेनिक्स में काम करता है। ठीक है, मैकेनिक्स में जब हम 11 पढ़ते हैं तो वहां पर, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, वो काम आएगा आपको। तो वो फॉर्मूला क्या है, सो देख लीजिए। सपोज दैट ये कोई वस्तु, ठीक है, एक फोर्स हम इस पर एक्सर्ट किए F, और एक फोर्स हमने एक्सर्ट किया इस पे F, सेंटर ये। इसका मतलब जिस वस्तु पे, मतलब किसी वस्तु पे जितना फोर्स लगेगा उतना टॉर्क पैदा हो सकता है। और बात है कि होगा नहीं होगा, बात की बात है, कैलकुलेशन हम बात करेंगे। तो आपका टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉर्क बराबर हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि बल गुने बाहु इसका नाम है। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने बाहु, बल गुने बाहु, बाहु मतलब डिस्टेंस। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा बल हो गया। अब ये क्या है, सोच देखिए, आर का मतलब होता है विस्थापन। आर का मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना, गौर करने वाली बात है। आर को हम क्या बोलते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप थोड़ा गौर कीजिए कि ये बंदा जो है, जब इसको फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हम मान लेते हैं, हालांकि ये ऐसे है लेकिन वो तो दिखा नहीं सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब फोर्स जो है यहाँ से, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आप फोर्स को पीछे की ओर बढ़ाइए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये होगा, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हमारा आर वेक्टर है। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर इसी तरह से अगर इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो होगा, इसका जो होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमको जरूरत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का, ना कि डिस्टेंस का। समझ में आ गया। अब कहता है कि ये जो फॉर्मूला आपका है, इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है, इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब सवाल उठ रहा है कि आपका इधर ये घूम रहा है, इधर ये घूम रहा है, तो भाई डायरेक्शन किधर होगा। तो जो फिजिशियन हैं, मतलब फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स के जानकार जो हैं, इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम इसके तरफ और इसके तरफ, किसके तरफ लें टॉर्क का डायरेक्शन, ले ही नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में इन्होंने क्या कहा कि आप जो है टॉर्क का डायरेक्शन इस तरह से लीजिए कि आप राइट हैंडेड स्क्विर रूल का सहारा ले लीजिए, राइट हैंडेड स्क्विर रूल का सहारा लीजिए। 11th में है और पीछे हम बताए भी हैं थोड़ा सा। उसमें क्या होता है कि आपका ये क्या बोल रहे हैं, राइट हैंडेड स्क्विर रूल। राइट हैंडेड स्क्विर रूल मतलब दाएं हाथ का पेंच नियम। अब ये क्या है, सो देखिए, ये हमारा आर वेक्टर, ये हमारा फोर्स वेक्टर। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारा आर वेक्टर है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे बढ़ा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब कहता है कि ये बंदा जो है ऐसे दिखा देते हैं, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं ये है। अब ये दोनों बंदा जो है, दोनों वेक्टर जो है ये बोर्ड के तल में है। तो राइट हैंडेड स्क्वायर रूल कहता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर किस तल में है। तो भैया बोर्ड के तल में है। आप यहां से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स आपका यहाँ हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों यहाँ दिखाइए चाहे यहाँ दिखाइए, आपका कहाँ मौजूद है, बोर्ड के तल में। तो कहता है भैया बोर्ड आपका हो गया तल, ठीक है। अब कहता है राइट हैंडेड कि उस पर एक स्क्रू को आप लंबवत रखिए, परपेंडिकुलर रखिए। एक परपेंडिकुलर हमने क्या कहा, इसको रख दिया। और क्या कीजिए, आर से एफ के तरफ एक स्क्रू को अपने दाएं हाथ से उसको घुमाइए। आर से किधर घुमाना, ये आपका मान लीजिए आर वेक्टर है, ये आपका एफ वेक्टर है। तो जब आप इसको घुमाए तो यहाँ से आर से आप इसको क्या कीजिएगा, इधर घुमाइएगा। तो जब इसको आप घुमाइएगा तो ये ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा, आपको देखिए होगा पेन वगैरह खोलते हैं, तो जब आप ऐसे, इस स्केच का बात हम नहीं कर रहे, ये एक्सटर्नल है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉर्मल पेन की बात हम कर रहे हैं। जब आप इसको ऐसे घुमाइएगा तो ऐसा लगेगा कि ये कसा रहा है। जब कसा रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा, अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर मौजूद होगा, अंदर। इसके लिए अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सो देखिए ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। पहले तल तो क्लियर हो गया कि भाई बोर्ड में है। अब इसको हम ऐसे रखें और किधर से किधर घुमाएंगे, आर से एफ के तरफ। तो आर से एफ के तरफ घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा। अभी भी ये क्या हो रहा है, मतलब अंदर जा रहा है। तो उसमें भी अंदर जा रहा था, इसमें भी अंदर जा रहा था। इसका मतलब नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये बंदा घूमने वाला है। वही अगर इसका डायरेक्शन अंदर होता, इसका डायरेक्शन नीचे होता, मतलब बाहर होता, तो फिर टॉर्क हो जाता जीरो। अब कैसे जीरो हो सकता है, आप इस फोर्स को क्या कीजिए, इधर लगा। अब देखिए तो क्या होगा, ये आपका आर वेक्टर है, ये आपका एफ वेक्टर। अब ये बंदा घूमने वाला नहीं। जैसे देखते होंगे किसान वगैरह में फाड़ लगा हुआ रहता है, पीछे चौकी लगा रहता है, उस पर आप बैठते हैं, फाड़ आगे की ओर जाता है, दोनों तरफ जो फंसा हुआ रहता है वो उसको आगे की ओर क्या करता है, आगे बढ़ाता है। इसका मतलब है कि वो घूमता नहीं। अगर एक छूट जाए, मतलब कभी कभी छूट जाता है, तो तुरंत क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, इसका डायरेक्शन कहाँ था, अंदर की ओर। इसका डायरेक्शन देखते हैं क्या होगा। बोर्ड के तल में है तो कंफर्म है, बोर्ड पे बनाए तो बोर्ड के तल में है। इस पर एक स्क्रू को रख दिए, इधर से आपको घुमाना है आर से एफ की तरफ। आर से एफ की तरफ घुमा दीजिए यूं। जब आप इसको घुमाइएगा तो अब ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये खुल रहा है, कहाँ आएगा, बाहर। तो एक का डायरेक्शन अंदर है, एक का डायरेक्शन बाहर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दैट मीन्स ये घूमने वाला नहीं है। तो ये हम सिर्फ बोल दें कि हमारा ये जो बंदा है आपका बराबर हो और सेंटर पर ना लगे तो टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया था, इसलिए यहाँ पर एंगल जो था वो 0 डिग्री था और 180 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 180 तो हो ही सकता है, विपरीत हो ही सकता है, कुछ एंगल पर भी हो सकता है। वो घूमने का टेंडेंसी तब नहीं होगा जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री। ठीक है, अब इस तरह से 0 डिग्री ना होके कुछ भी होगा तो यहाँ टॉर्क डेवलप करने का क्षमता होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो ये ऐसे घूमता है, मतलब ये सुस्त चलता है और ये धीरे धीरे घूमते चला जाता है। इसका मतलब उस सिचुएशन में भी ताकतवर जिधर होगा तो घुमाएगा। इसका मतलब सिर्फ 0 डिग्री ना होना चाहिए, बाद बाकी कोई भी एंगल है, ताकतवर है तो आपका घूम सकता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आप टॉर्क के बारे में समझे, डायरेक्शन के बारे में समझे, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आप समझे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे टॉर्क ये वस्तु है, इसको निकालने का तरीका हम डेवलप करते हैं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है,
हम सिर्फ इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम मान लेते हैं ये L है और ये भी क्या है L, समझ आ रहा है। चलिए अब हम आपको बोले एक फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है F, एक फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है F, तो बताइए कि टॉर्क क्या होगा। तो यहाँ टॉर्क निकालने का कई मेथड हो सकता है, लेकिन दो मेथड यहाँ पर बहुत एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा कि दो फोर्स है तो दो टॉर्क होगा, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जैसे हमारा विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, ये सब अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार से टॉर्क भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल काम कर रहे हों और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका कुछ न कुछ दूरी हो, तो नेट टॉर्क का जो मान होगा प्रत्येक टॉर्क के सदिश योग के बराबर होगा। इसका मतलब इस पर दो फोर्स लग रहा है तो दो टॉर्क डेवलप होगा। इस पर जो टोटल टॉर्क होगा, टॉर्क नेट जिसको बोलेंगे, तो टॉर्क नेट अगर निकालना है तो टॉर्क 1 वेक्टर हो जाएगा प्लस टॉर्क 2 वेक्टर हो जाएगा, टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर। इसका मतलब ये है कि टॉर्क 1 वेक्टर और टॉर्क 2 वेक्टर अगर है, इसको कैसे कैलकुलेट आप कीजिएगा। तो ये जो घूमेगा तो ये सेंटर के अबाउट घूमेगा, तो सेंटर के अलोंग चलते हैं, देखते हैं कितना होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि सेंटर के अबाउट अगर घूम रहा है, ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो हम या तो इसके अबाउट निकाल सकते हैं, या इसके अबाउट निकाल सकते हैं, या इसके अबाउट निकाल सकते हैं। निकालने का कई तरीका है, तो दो बेस्ट तरीका हम बताते हैं, उसमें से सबसे आसान जो होगा उसको देखते हैं। अगर इस पर दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो आप किसी एक फोर्स को निकालने का सबसे आसान तरीका, दो फोर्स लग रहा है या 5 फोर्स लग रहा है, तो किसी एक फोर्स को आप सेंटर मान लेंगे। तो जहां सेंटर हो जाएगा वहां पर अगर फोर्स लगता है तो इसका मतलब R का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, कुछ वैल्यू दूरी रहेगा, मतलब सेंटर भी यहीं और फोर्स भी यहीं, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 गुना कुछ भी तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि सेंटर जब आप वहीं पे मान लीजिएगा जहां फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस पर अगर दो फोर्स काम कर रहा है तो नो डाउट यहाँ पर आप कंफर्म हो जाइए कि किसी एक को आप सेंटर मान लीजिए, ठीक है। आप सेंटर मान लीजिएगा, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ऑरिजिन, इसके अबाउट आप घूमेगा। अब बंदा एक ही है जो ये घुमाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 12, समझ आ रहा है। अब हमको टॉ निकालना है, टॉ निकालना, इसी फॉर्मूला के आधार पर चलते हैं। तो फोर्स आपका कितना है F, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूला का तो हम इलाज कर देते हैं। टॉ वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, टॉ 1 वेक्टर प्लस टॉ 2 वेक्टर। तो इसके द्वारा जो टॉर्क डेवलप होगा मान लेते हैं टॉ 1, इसके द्वारा जो टॉर्क डेवलप होगा टॉ 2, समझ आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि टॉ 1 का वैल्यू बेचारे का हो जाएगा 0, क्योंकि R का वैल्यू क्या हो रहा है 0, इसका मतलब टॉ 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब टॉ 2 निकालना, तो टॉ 2 के लिए हमने क्या कहा था, बल चाहिए और बल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आप इसको यहां से यहां पर इसको क्या कीजिए मिला दीजिए, और इसको यहां से यहां क्या कीजिए मिला दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ये एंगल आप यहां से मान लीजिए क्या है, ये थीटा, एंगल क्या मान लीजिए थीटा, हालांकि थीटा यहां से दिया हुआ रहता है, तो आप अगर इसको बोल देते हैं थीटा, ठीक है। ये टोटल लेंथ जो है ये 12 है, और ये लेंथ, ये जो डार्क है, ये लेंथ अगर आपको चाहिए तो आपको अगर हम पूछें कि भैया ये 12 है, ये एंगल थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन इधर वाले में कितना होगा, तो प्रोजेक्शन हो जाएगा जितना लेंथ होगा वो, और थीटा से दूर वाले के लिए आप झुक रहे हैं तो वहां पे हो जाएगा साइन थीटा। गौर करने वाली बात है। यहां से यहां तक हमारा 12 लेंथ है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पर बात चल रहा है टॉर्क के लिए, तो परपेंडिकुलर लेंथ के लिए यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है बाहु। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको कैसे निकाले भैया, तो ये हमारा 12 है, विस्थापन है, और ये एंगल यहाँ एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ये क्या है थीटा। इसका प्रोजेक्शन जब हम इधर निकालेंगे, हम प्रोजेक्शन बताए हुए हैं एपिसोड नंबर 26 और एपिसोड 27 में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि थीटा अगर यहाँ पर है तो थीटा से दूर वाले के लिए हम निकालते हैं तो वहां साइन थीटा लेते हैं। इसका मतलब इसका जब प्रोजेक्शन इसके लिए निकालेंगे तो 12 साइन थीटा हो जाएगा।
इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया 12 sin थीटा। आइए अब टॉर्क का तो वैल्यू पहला के लिए 0, अब टॉर्क 2 का मान हो गया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के आधार पर बल गुने बाहु। तो बल गुने बाहु के लिए अगर बात करते हैं तो बल का मान हो गया कितना F, बल का मान F जो रहेगा गुने बाहु, ये वाला बाहु दैट मीन्स हो जाएगा 12 sin थीटा। ठीक है, अब सवाल उठ रहा है कि टॉर्क 2 मतलब कि टॉर्क जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर आप दर्शा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, कुछ भी अगर डायरेक्शन है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र था या जो भी था, दो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर आप स्क्रू को रखिएगा। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से निकाला जाएगा, जो प्रेजेंट केस है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसको आप फोर्स मानिएगा, इसको आर मानिएगा, ये एफ वेक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर रखें और आर से एफ के तरफ घुमाएंगे, यानी कि वेक्टर का ये रूल है कि पहले वाले से दूसरे की तरफ घुमाते हैं तो आर से एफ के तरफ घुमाएंगे, और छोटा एंगल घुमाने का तो इधर से भी घुमा सकते हैं, छोटे एंगल में घुमाया जाता है, तो इधर से जब घुमाएंगे तो ये कहाँ चला गया, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर चला गया तो अंदर वाले को हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, मतलब इस तरह से भी बात कर सकते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, अंदर की ओर वाई एक्सिस, ऊपर की ओर जेड एक्सिस। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस एक्स, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस वाई, और इसका अपोजिट नीचे हो जाएगा माइनस जेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप अंदर की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस जे वेक्टर, अंदर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, प्लस जे वेक्टर। अब आप देखिए बल हो गया, ये हो गया आपका परिमाण, ये हो गया आपका परिमाण, ये हो गया आपका दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों मिलकर के क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम टॉर्क निकालेंगे, अब काफी आसानी से आपका बन जाएगा। तो ये आपका 11th का पार्ट था, 11th में ये बताया जाता है। चलिए अब ये अगर समझ गए, हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जो डिफिकल्ट होता है। हालांकि डायपोल जब हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र में होगा तो नेचुरली ये निकालने का तरीका गड़बड़ होगा, क्योंकि ये जो घूमेगा तो ये सेंटर के अबाउट घूमेगा। जब दो फोर्स लगे, एक फोर्स लगता और ये हिंज किया हुआ रहता, जैसे मान लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं, आप इसको फोर्स लगाए तो ये इसके अबाउट घूमा, लेकिन जब कोई इधर भी फोर्स लगाए इधर भी फोर्स लगाए तो ये सेंटर के अबाउट घूमेगा, ना कि इसके अबाउट। तो कैलकुलेशन के आधार पर आप सेंटर के अबाउट निकालिए या इसके अबाउट या इसके अबाउट, आपका कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरली मेरा फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, देखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम टॉर्क निकालते हैं। अब फिर से आपके लिए एक समस्या बनेगा कि सर ये जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। तो भैया खुद से डिसीजन लीजिए कि कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वेरिएबल होगा तो क्या होगा। तो दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं, काम चल जाएगा। यहाँ दो केस चलेगा, दो केस क्या चलेगा। केस फर्स्ट, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो, मतलब कांस्टेंट समरूप हो, यानी कि फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपने सोचना है, बस ये बाह्य स्रोत के द्वारा आया है, चाहे वो प्लेन के कारण आए या जिसके कारण आए, और प्लेन के कारण कांस्टेंट होता है। जब अगला टॉपिक हम देखेंगे गॉस लॉ तो उसमें हम पता कर लेंगे ये कांस्टेंट क्यों है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ई वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका डायपोल सोया हुआ है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 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 कहीं भी परिमाण तो बराबर हो जाएगा। तो जब डायपोल आपका इस तरह से सोया हुआ रहेगा तो टॉर्क का तो मान 0 होगा, इसमें तो निकालने का कोई गुंजाइश ही नहीं बनेगा। तो कुछ न कुछ हमको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब कुछ एंगल पर उसको रखना पड़ेगा। एंगल थोड़ा सा दे देते हैं, सपोज दैट ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। हालांकि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि हमेशा निगेटिव लेना है, यहाँ पॉजिटिव, इधर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका सेंटर है, ठीक है। हालांकि सेंटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
ये हमारा लेंथ क्या है L, ये भी लेंथ हमारा क्या है L। अब थोड़ा गौर करना है कि ये आपका Q है और ये आपका Q है। परिमाण के हिसाब से बात करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा वही विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा परिमाण के हिसाब से, और डायरेक्शन भी तो वही होगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन इधर होगा। अब हम बात करते हैं कि जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को रखा जाता है Q को E फील्ड में, तो F बराबर कितना होता है QE, ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये अगर Q चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो हमने बताया हुआ है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर आप आवेशित कण को रखते हैं और माइनस चार्ज अगर है तो माइनस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लगेगा और प्लस चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में के अलोंग लगेगा। इसका मतलब ये प्लस है तो इस पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अलोंग, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा। और इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख रहे हैं, F बराबर हो जाएगा परिमाण हो गया Q और फील्ड यहाँ पर मान लेते हैं क्या होगा E। F बराबर क्या हो गया QE। अब यहाँ पे भी चार्ज Q है लेकिन फोर्स जो लगेगा फील्ड के अपोजिट, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स लग गया फील्ड के अपोजिट, F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। Q इंटू E, इसका मतलब है कि इस डायपोल पर आपने फोर्स दिखा दिया, एक लग रहा है उधर एक लग रहा है इधर, इसका मतलब इसके पास टॉर्क होगा। जब हम इसको निकालेंगे तो जो हम आपको पीछे बताए केस, उस निकालने का तो कई तरीका हो सकता है। आप सेंटर इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, लेकिन इस डायपोल के साथ नेचुरली अगर आप निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। सब थोड़ा शॉर्ट मेथड चलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जब ये घुमाएगा तो ऑब्वियस है कि ये इसके अबाउट या इसके अबाउट नहीं घूमेगा, ये सेंटर के अबाउट घूमेगा। तो हम एक शॉर्ट तरीका जो बताए थे कि या तो इसको सेंटर मान लेंगे या तो इसको सेंटर मान लेंगे और टॉर्क निकाल देंगे, तो वो मेथड है हमारा, नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकली वो सेंटर के अबाउट घूमेगा, ना कि इसके या इसके अबाउट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा फिगर को गौर से देखिए। फिगर को आप देखिएगा तो ये आपको बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या दे रहा है कि अगर फिगर के बारे में अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा। ये आपका लेंथ L है, इसको थोड़ा गौर से देखिए, और ये सेंटर से L है और ये सेंटर से L है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो सारा कुछ तो हम दिखाई दिए कि इस पर दो फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहा है तो दो टॉर्क लगेगा, दो टॉर्क लगेगा तो टॉर्क नेट निकालना पड़ेगा, और आपका टॉर्क ही निकालना है, मतलब बल आघूर्ण ही निकालना है, उसका व्यंजक निकालना है। तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। कुछ अगर आपको भांजने की आवश्यकता है तो आप भांज सकते हैं, क्योंकि जब व्यंजक का बात चलता है तो उसके बारे में फिगर जो आप बनाए, फिगर के बारे में कुछ भांजिए। क्या भांजिए, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसका मध्य बिंदु O है, वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि सेंटर हम यहाँ मानने वाले हैं ताकि आप इजीली समझ जाएं। इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु से L लेंथ पर प्लस Q चार्ज और L लेंथ पर माइनस Q चार्ज है, और दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, बल का परिमाण बराबर है, जो कि F बराबर QE के बराबर है और F बराबर QE के बराबर है। प्लस आवेश पर, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पर बल विद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है और नेगेटिव चार्ज पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब जो आप समझे, जो आप देखे, सबको आप यहाँ पर लिख देते हैं। हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, आपको जितना सटीक लगे। तो सटीक क्या लगेगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है और इसके दोनों आवेश पर एक बल विद्युत क्षेत्र के दिशा में और दूसरा बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और इस पर बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। बस इतना लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं। हम क्या बोले कि सेंटर आप यहाँ पर मान लीजिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो कैलकुलेशन सेंटर जब आप यहाँ मानिएगा, यहाँ से आपको इस लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। आप खुद से बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसको मिला दिए और इसको भी हम मिला दिए। ठीक है,
फोर्स का डायरेक्शन आपका ये है, और ये हम थोड़ा सा इस लेंथ को जब आपसे पूछेंगे कि ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना है 12, मतलब डायपोल का लेंथ यहाँ से 12 है। और ये थोड़ा सा आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका ई वेक्टर हो जाएगा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन आपका पी वेक्टर। थोड़ा गौर करना, पी वेक्टर के दिशा में ही आपका लेंथ का भी डायरेक्शन है, मतलब लेंथ भी है, तो घबराने की बात नहीं, हम लेंथ का प्रोजेक्शन हम तोड़ रहे हैं। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो आप इसको आप जब भांजिएगा तो वहां पर आप लिख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण थीटा है। तो वो थीटा अब 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका जब हम प्रोजेक्शन इधर तोड़ेंगे तो हम क्या बोले, दूर वाले के लिए क्या लेना है साइन, नजदीक वाले के लिए कॉस। तो हमको इसका जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हमको टॉर्क जरूरी पड़ता है। ये आपका हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, और जब आपको P का जरूरी पड़ेगा तो आप यहाँ पर लिखिएगा P बराबर हो जाएगा 2QL। आपको हम पीछे कई जगह पर यूज किए हैं। अगर लेंथ आप 12 मानते हैं और चार्ज का परिमाण Q है तो P बराबर हो जाएगा 2QL। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के लिए। नाउ सेंटर आप यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, सेंटर एट O, यहाँ पर हम दे देते हैं तो अच्छा लगेगा ना। टॉप O वेक्टर, हालांकि देना चाहिए बाजी में, यहाँ हम पहले ही बोल चुके हैं। टॉप O वेक्टर या टॉप नेट वेक्टर, इसको क्या बोल रहे हैं, टॉप नेट वेक्टर बराबर 2 फोर्स लग रहा है तो 2 टॉर्क होगा, तो दैट मीन्स टॉप 1 वेक्टर प्लस टॉप 2 वेक्टर। अब टॉप 1 निकालना है, तो हमने आपको पहले ही बोला कि जहां जिसका सेंटर पर अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा 0, यानी घुमाने का टेंडेंसी उसमें नहीं होता है। तो टॉप 1 का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब इसके कारण हमको निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंस टॉर्क बराबर होता है बल गुने बाहु, बल गुने बाहु। तो बल बाद में दे देंगे, फिलहाल हम बाहु की बात कर लेते हैं। तो बल भी अगर आप लेते हैं तो बल आपके पास है कितना के बराबर, QE के बराबर, चाहे आप ये दीजिए चाहे आप ये दीजिए। तो यहाँ के लिए तो 0 हो गया, तो वहां के लिए हम बात कर रहे हैं तो QE हो गया, बल का मान क्या हो गया QE। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, बाहु मतलब दूरी, परपेंडिकुलर लेंथ। तो इस फोर्स का इस सेंटर से लेंथ कितना है 12 साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटू 2L साइन थीटा। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन बता दीजिए। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, P कैप दे देते हैं, सॉरी टॉर्क कैप दे देते हैं। ये टॉर्क कैप क्या है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन। तो टॉर्क कैप दे देने से फायदा हो गया कि टॉर्क नेट का हम टॉर्क कैप दे देते हैं। हालांकि हम यहाँ पे एन कैप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एन कैप लिख दीजिए, नहीं तो आप उलझ जाइएगा। एन कैप क्यों दिए, इसलिए दिए कि जो बल आघूर्ण होता है वो हमेशा जिस तल में आपका बल होता है और ये स्थिति सदिश होता है उसके लंबवत होता है। तो लंबवत सदिश को हम लोग एन कैप से भी डिनोट करते हैं, लेकिन टॉर्क कैप दिए तो कोई घबराने की बात है, वो समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा स्टाइल मार के आप लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं 2QL आप लिख देते हैं E साइन थीटा। अब एन कैप के जगह पर ये दिशा हो गया, तो दिशा कैसे हम देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हो गया F वेक्टर और इधर हो गया आपका R वेक्टर। तो आपका जो स्क्रू घूमेगा वो R वेक्टर से F वेक्टर की ओर। तो जब आपका ये इधर घूमेगा ये कसाएगा, कसाना खुलना बस यही है। तो ये कसाएगा तो बोर्ड के अंदर, खुलेगा तो बोर्ड के बाहर। तो कसाएगा तो हो जाएगा J वेक्टर, मतलब अंदर की ओर होगा तो J वेक्टर, बाहर की ओर होगा तो -J वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि आप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका J वेक्टर। ठीक है, लेकिन जब इसको आप उतार करके आप कॉपी पर ले आएंगे तो आपका क्या होगा, सो देखिए थोड़ा सा। सपोज दैट हम यहाँ पे एक
कॉपी ले रहे हैं, ये किताब मेरे पास है। आप सपोज दैट इसको आपने क्या किया, कॉपी में नोट कर लिया। तो जब आप कॉपी पे नोट कीजिएगा तो अब या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो अब ऊपर होगा तो प्लस के, नीचे होगा तो माइनस के। ये ध्यान देने वाली बात है। हम बोर्ड के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने हिसाब से। जब आप सोचिएगा तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा। तो आप कॉपी के हिसाब से चलिएगा तो कॉपी को मानिए तल, तो फिर अलग हो जाएगा, सिचुएशन अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब काम कीजिएगा। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या दे दिए, जे वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं 2QL के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P। तो इसको हम लिख देते हैं PE साइन थीटा जे वेक्टर, ठीक है, PE साइन थीटा जे वेक्टर। अब हम बात करते हैं, आपके हिसाब से अगर सोचना होगा तो हम थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। एक पेन और हम लेते हैं, या नहीं भी लेते हैं तो ऐसे सोचिए, हम उंगली का सहारा लेते हैं। हम ऐसे एक्सिस को दिखाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपका जो यहाँ पर दिखाया हुआ है उसके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, आपके कॉपी के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपके कॉपी के हिसाब से चल रहे हैं तो ये हो गया, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पर इसको अगर हम दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह ऐसे है, इसको हम अब जब कॉपी पे उतारेंगे तो ऐसे उतारें। तो इसका मतलब ये अब जो है, ये वाला जो है ये इसको इंडिकेट करेगा। इसका मतलब है कि अब ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया आपका आर वेक्टर, और जब स्क्रू घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो आपका ये आर वेक्टर है, आर से इधर घुमाएंगे, ये चला जाएगा कहाँ, नीचे। ऊपर अगर जेड एक्सिस है तो नीचे माइनस जेड हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस के है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस के। ये ध्यान देने वाली बात है। आप वहाँ पर लिखेंगे माइनस के, हम अपने यहाँ के हिसाब से हम चल रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप वहाँ अपने हिसाब से चलिएगा। चलिए ठीक है, और ये भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप अपने हिसाब से सोचिए। PE साइन थीटा जे वेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक वेक्टर होता है जिसको हम लिखते हैं, अगर ये ए वेक्टर है प्लस क्रॉस बी वेक्टर है, इसको हम क्या लिखते हैं कि ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन क्या परिभाषा होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन क्या। अब यहाँ पर एन कैप हम इसलिए दे रहे थे क्योंकि एन कैप आएगा तो हम अपने हिसाब से सोच लेंगे, आप अपने हिसाब से सोच लेंगे। तो हमको अच्छा लग रहा है कि हम जे वेक्टर ना देके एन कैप दे दें। तो इससे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से सोचिएगा, हम अपने हिसाब से सोच लेंगे। चलिए, PE साइन थीटा है, इस पूरे के जगह पर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर का काम करेगा, बी वेक्टर का काम करेगा। इसका मतलब है ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यहाँ से एक तरह से आपका टॉ वेक्टर निकल गया, इसी चीज का आपको इंतजार था। ऑल्सो करके अगर हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं टॉ का सिर्फ परिमाण अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ठीक है। वेयर थीटा बराबर क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। अब वो क्या है, कितना होगा, वो बात की बात है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम देखेंगे। और समरूप विद्युत क्षेत्र में जब होगा तब क्या होगा, यही चीज होगा, सिर्फ थोड़ा सा फर्क हम कर देंगे, कैलकुलेशन वही हो जाएगा। आई होप कि आप प्रिंट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और हमने पहले ही आपको बोला है कि ये मेथड मेरा गलत है, नेचुरली गलत है, लेकिन मैथमेटिकली सही है। मैथमेटिकली क्या कह रहा है, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स होता है, ना कि मैथमेटिक्स के हिसाब से फिजिक्स होता है। यहाँ पर सेंटर के अबाउट घूमता है, गौर करना है,
फिजिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स होता है, ना कि मैथमेटिक्स के हिसाब से फिजिक्स होता है। तो जो घटनाएं घटित होती है उसमें मैथमेटिक्स का रोल नहीं है, जो घटना घटित हुआ उसके आधार पे हमारा मतलब मैथमेटिक्स रचा जाता है। यहाँ पर हम मैथमेटिकली जब चले तो इतना आया, लेकिन सेंटर जब यहाँ मानते तो इसके कारण भी कुछ न कुछ होता, इसके कारण भी कुछ न कुछ होता, और उसको हम निकालते। उसको हम किसी वीडियो में डाल देंगे ताकि आप उसको भी देख लें, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि इस मेथड से कैसे निकलता है। आप इसको भी लिख दीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर का पूछेगा तो फिगर बना दिए, कुछ लिख दिए फिगर के बारे में और इतना कैलकुलेशन कर दिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं केस 2। जब विद्युत क्षेत्र असमरूप हो फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए फिगर थोड़ा सा चेंज होगा और कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आओ फील्ड का परिमाण कुछ होगा, यहाँ पे फील्ड का परिमाण कुछ होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड का परिमाण हम मान लेते हैं कि क्या है E1, और यहाँ पे फील्ड का परिमाण मान लेते हैं E2। ठीक है, सारा चीज वही है। फिर यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, और ये E है, ठीक है, E2 हो गया, E1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए चार्ज का परिमाण तो वही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा QE2, क्योंकि यहाँ पे फील्ड का परिमाण E2 है और यहाँ पे फील्ड का परिमाण E1 है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा QE1। अब आप ही सोचिए कि अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण अलग अलग होगा तो बल का परिमाण भी अलग अलग होगा। इसका मतलब ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, इसका मतलब टॉर्क होगा। अब फिर से वही बात कि ये जब भी घूमेगा तो सेंटर के अबाउट घूमेगा, लेकिन हम इसको मान लेंगे सेंटर या इसको मान लेंगे सेंटर। इससे फायदा मिलेगा कि एक बंदे का तो गया काम, मतलब 0 हो जाएगा। तो हम सारा चीज वही काम कर रहे हैं, ये भी वही रहेगा, ये फॉर्मूला वही रहेगा, ये सब काम कर जाएगा, सब काम कर जाएगा। और अभी तत्काल हम E और P के बीच का एंगल अभी भी क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। ठीक है, नाउ tau O वेक्टर बराबर, इसको हम सेंटर मान रहे हैं, वही चीज tau O वेक्टर बराबर हो जाएगा tau 1 वेक्टर प्लस tau 2 वेक्टर। अब पहला तो आप इसको मान रहे हैं, दूसरा इसको मान रहे हैं। इसका मतलब अब ये पहला जो है, पहला टॉर्क जो है, किसको मानिएगा, tau 2 थोड़ा सा इसको मानते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि नेमिंग के हिसाब से हम चल रहे हैं कि tau 1 इसको मान रहे हैं। या अगर आपके मन में है कि नहीं हम इसी को मान लेते हैं, मन में कैलकुलेट करके तो चलेगा। इसको आप मान लीजिए कि ये आपका पहला है तो tau 1 मान लीजिए, ये दूसरा है तो ये tau 2 हो गया। तो इसके कारण तो बंदे के कारण क्या हो गया 0। अब इसके कारण निकालेंगे तो बल गुने बाहु, तो बल का मान कितना QE1, तो QE1 अब हो जाएगा बाहु, तो बाहु मतलब ये लेंथ हो जाएगा 12 sin थीटा और साथ में n क्या। अब इसको लिखेंगे तो 2QLE1 हो जाएगा sin थीटा n क्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ समस्या है। समस्या क्या है कि आप सिर्फ यहाँ के लिए बात कर रहे थे, इसलिए हम बार बार कर रहे थे, सेंटर के अबाउट लेते थे E1 और E2 दोनों होता तब वो एक्चुअली आता, लेकिन यहाँ पर तो आपने लिया नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है, E1 को क्या करना है कि दोनों का औसत ले लेना है, बस आपका हो जाएगा काम। तो थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, ये तो वही रह जाएगा, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। टू QL के जगह पर हम क्या लिख देते हैं P, तो P E1 sin थीटा n क्या। अब यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा भी तत्काल हटाते हैं। E1 का मतलब समझ जाना है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का योग, तो E1 प्लस E2 बटे 2, तो इसका भी नाम हम E ही दे देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो E1 का मतलब क्या हो गया, औसत इलेक्ट्रिक फील्ड। औसत इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिर से क्या लिख दिए E, इसका मतलब हो जाएगा ये PE sin थीटा n क्या। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, अब ये E नहीं है, किसी एक का अधिकार नहीं है, अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्योंकि औसत का मतलब क्या हुआ, 2 राशि को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे। इसका मतलब है कि PE sin थीटा हो गया। अब फिर से उसके आधार पर हम फिर से क्या लिख देंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बस फर्क क्या आया कि यहाँ पर E हमारा किसी एक का अधिकार नहीं है, दोनों का अधिकार है। ऑल्सो करके अगर हम बात करेंगे टॉ बराबर क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा। ठीक है, वेयर
where theta equal to angle between p vector and e vector। क्लियर? तो बस हो गया, इसमें तो कुछ था नहीं, सिर्फ वही था कि हमको निकालने का तरीका क्या डेवलप करना है। इसको आप रीड कीजिए। अब अगला टॉपिक जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड। आप एनसीईआरटी में इसका सवाल देखेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रहे विद्युत विद्युत आघूर्ण का एनसीईआरटी में जो सवाल मिलेगा टॉर्क से रिलेटेड, बल आघूर्ण से रिलेटेड, वो अध्याय 1 में मिलेगा, लेसन 1 में मिलेगा। आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। अब एपिसोड नंबर 56 जो होगा इससे भी महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे उसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होगा। मतलब कि आप अपने घर में हैं तो कितना एनर्जी स्टोर होता है, जब किसी के आंगन में चले जाते हैं, किसी दूसरे के यहाँ चले जाते हैं तो आपके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, आपको हम डायपोल मान लेते हैं। तो आप घर में हैं तो कुछ अलग फीलिंग होगा, जब किसी और के यहाँ है तो कुछ अलग फीलिंग्स होगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो आपके अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होगा, इसके बारे में देखेंगे एपिसोड नंबर 56। इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ऑब्जेक्टिव के काइंड ऑफ व्यू से, 2 मार्क्स के काइंड ऑफ व्यू से और 5 मार्क्स के काइंड ऑफ व्यू से भी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।